बात है 1999 सन की। जगह हांगकांग। 23 साल की एक लड़की के साथ कई दिनों तक बड़ी ही बेरहमी से रेप किया जाता है। उसको टॉर्चर किया जाता है। उसके साथ बड़ी ही बेरहमी से मारपीट की जाती है। उसको इस कदर टॉर्चर किया जाता है कि उसकी मौत हो जाती है और आरोपी उसके शव के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और फिर उन टुकड़ों को पहले कुकर में डालकर उबालते हैं और फिर उनको अलग अलग जगह पर फेंक देते हैं। बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक दिया जाता है, लेकिन जब सर की बारी आती है तो वो सर को बाहर नहीं फेंकते, क्योंकि उनको डर था कि अगर सर बाहर फेंका गया तो लाश की पहचान हो जाएगी और पुलिस उनको ढूंढते हुए उन तक पहुंच जाएगी। लिहाजा वो लोग सर को पहले पानी में डालकर उबालते हैं और फिर उसको एक हेलो किटी डॉल के अंदर डाल देते हैं और उसको स्टोर के अंदर रख देते हैं। साल 1999 हांगकांग में एक 23 साल की एक लड़की की ऐसी मौत होती है कि जिसने भी सुना वो दंग रह गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। मामला बड़े ही अजीब तरीके से पुलिस के सामने आता है। एक लड़की बड़े ही निर्मम तरीके से जिसकी हत्या कर दी जाती है, बड़ी ही चालाकी से कातिल उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके ठिकाने लगा देते हैं। कोई गवाह नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जो उस लड़की की तरफ से पुलिस के पास जाता। कोई लड़की के लिए इंसाफ मांगने वाला नहीं था। लड़की की गुमशुदगी एक मिस्ट्री बनकर रह जाती है। तब वह लड़की खुद ही भूत बनकर अपने लिए इंसाफ मांगने आती है। जी हाँ दोस्तों, हर कोई हैरान रह जाता है। आप भी ये सोचकर हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से एक भूत अपने लिए इंसाफ मांगने आता है। दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। मैं आपको सारी कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाता हूँ। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी अपने आप में एक बड़ी ही अजीब कहानी है। एक लड़की मरने के बाद अपने लिए खुद ही इंसाफ मांगने आती है। बात है 1999 की। हांगकांग के एक पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले बैठे हुए थे। दोपहर का समय था। आपस में पुलिस वाले बातचीत कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक 14 साल की लड़की भागती हुई आती है। लड़की बड़ी घबराई हुई थी, उसके पसीने छूट रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसको कत्ल करने के लिए उसके पीछे भाग रहा हो। वह लड़की भागती हुई पुलिस स्टेशन में आती है। पुलिस वाले उसको पूछते हैं कि क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? तो वो लड़की बोलती है, नहीं साहब, मेरा कोई पीछा नहीं कर रहा, बल्कि पिछले कुछ दिनों से एक महिला का भूत मुझे दिन रात परेशान कर रहा है। पुलिस वाले ये सुनकर उस लड़की का मजाक उड़ाने लगते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि बेटा घर जाओ। लड़की कहती है, नहीं अंकल, ये कोई मजाक नहीं है, एक भूत सच में मुझे काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा है। वह महिला जो मर चुकी है, ये उसका भूत है। वो रोज़ मेरे सपनों में आती है और मुझे तंग करती है। वह रोज़ रोज़ सपने में ज़ख्मी हालत में मुझको दिखती है। कभी उसको इलेक्ट्रिक तारों से बांधा हुआ दिखाई देता है, कभी उसका गला घोंटा जा रहा होता है और कभी उसको बड़ी ही बेरहमी से मारा जाता है। वह मुझसे मदद मांगती है, रोती है, चिल्लाती है और कहती है कि बचा लो, मुझे बचा लो। मैं उसको बचा नहीं पाती और वो मर जाती है। पुलिस वाले लड़की की बात को सीरियसली नहीं लेते। वो सोचते हैं कि लड़की ने शायद कोई हॉरर मूवी देखी होगी जिसका इसके मन पर गहरा असर बैठ गया है। उम्र छोटी है, बच्ची है, बच्चे बात दिल में बिठा लेते हैं, इसी कारण इसको रोज़ रोज़ रात को ऐसे सपने आते हैं। वह लड़की को समझा बुझाकर प्यार से घर भेज देते हैं, लेकिन लड़की अगले दिन फिर से पुलिस स्टेशन में आ जाती है और फिर से पुलिस वालों को वही बातें बताती है जो कि उसने एक दिन पहले बताई थी। वह पुलिस वालों को कहती है कि प्लीज़ अंकल, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते और उस लड़की पर हंसने लगते हैं। तो लड़की पुलिस वालों को कुछ ऐसा बताती है कि पुलिस वाले ठिठक जाते हैं, उनके कान खड़े हो जाते हैं। उनको उस लड़की के साथ जाना ही पड़ता है और उस लड़की की बात पर यकीन करना पड़ता है। दरअसल लड़की पुलिस वालों को कहती है कि जिस महिला का कत्ल हुआ है और जिन लोगों ने उसको टॉर्चर किया, उसको मारा, उन लोगों में मैं भी शामिल हूँ। मैं भी उस लड़की की हत्या की उतनी ही जिम्मेवार हूँ
जितने कि बाकी लोग लड़की की बात सुनकर पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। अब उनके चेहरे पर हंसी नहीं थी, बल्कि वह सीरियस हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इस मामले की जांच करनी चाहिए। लड़की से पूछते हैं कि बताओ, जिस लड़की का कत्ल हुआ वो लड़की कहाँ पर है, कहाँ पर उसका कत्ल हुआ, हमें उस जगह पर लेकर चलो। लड़की पुलिस वालों को अपने साथ लेकर उसी अपार्टमेंट के फ्लैट में पहुंचती है जहां पर कि उसने सारा वाक़या होते हुए देखा था। पुलिस वाले लड़की की बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं। ये एक फ़्लैट था, बड़ा सा अपार्टमेंट था, उसमें एक छोटा सा फ्लैट था। पुलिस वाले फ़्लैट का दरवाज़ा खोलते हैं। जैसे ही फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर पुलिस वाले अंदर जाते हैं तो अंदर उनको तीखी गंध का एहसास होता है। पुलिस वाले नाक बंद कर लेते हैं और अंदर जाकर देखते हैं वहाँ पर सारा फ्लैट जो है वो हेलो किटी डॉल से भरा हुआ था। पर्दे, टॉवल, चादर सब के ऊपर हेलो किटी ही बना हुआ था। और उस फ्लैट के एक कोने में बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था। वहाँ पर एक बहुत बड़ी हेलो किटी डॉल रखी हुई थी। उस डॉल की शेप एक पानी में रहने वाली जलपरी के जैसी थी। डॉल काफ़ी बड़ी थी। पुलिस वाले घर के सारे जो फ्लैट है उसकी तलाशी लेते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बड़ी सी जो डॉल पड़ी है उसके पास से कुछ ज़्यादा ही दुर्गंध आ रही थी। पुलिस वाले उस डॉल को खोलते हैं, उसकी सिलाइयाँ उधेड़ते हैं। जैसे ही पुलिस वाले उसके अंदर हाथ डालते हैं तो उनके हाथ में एक इंसान का सर लगता है। ये देखकर पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। सर की कंडीशन बड़ी ख़राब थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस सर को गलाने के लिए पानी के बीच उबाला गया था और उस सर के टुकड़े करने की भी कोशिश की गई थी। लेकिन जब वह लोग उस सर को पूरी तरह उबाल नहीं पाए और उसके टुकड़े नहीं कर पाए तो उन्होंने उसको डॉल के अंदर छुपा दिया। अब पुलिस वाले उस लड़की की बातों पर यकीन करने लगते हैं। लड़की ने पुलिस वालों को सारी बात बताई। जो कुछ वो जानती थी उसने सब कुछ नहीं बताया था। कुछ बातें उसने अपने मन में दबा के रखी थी। उसके मन में डर था, इसलिए उसने सारी बात नहीं बताई थी, बल्कि बात को घुमा फिरा कर पुलिस को बताया था कि मुझे सपने आते हैं, सपने में वो लड़की मुझसे मदद मांगती है। अब पुलिस वालों के लिए इस केस को सॉल्व करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि किसका कत्ल हुआ है, किसने कत्ल किया है और क्यों किया है, इस बात का पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अब पुलिस का काम है हर एक को शक की निगाह से देखना। पुलिस वाले आसपास के लोगों पर शक की निगाह से देखते हैं। सबसे पहले पड़ोस में रहने वाले लोगों से पूछताछ की जाती है। पुलिस अपने तौर पर जांच शुरू करती है और उसके कुछ ही दिनों बाद इस सारे केस को सॉल्व कर लेती है। केस सॉल्व होने के बाद जो कहानी निकल कर सामने आती है वो बड़ी ही अजीब थी। हांगकांग के एक गरीब से परिवार में एक लड़की का जन्म होता है। माँ बाप उस लड़की का नाम बड़े प्यार से फैन मैन जी रखते हैं। लेकिन जब वो लड़की अभी छोटी ही थी कि उसके माता पिता उसको छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। लड़की लवारिस हो जाती है। किसी ने चाइल्ड होम में खबर दी कि एक बच्ची लवारिस हालत में सड़कों पर घूम रही है। चाइल्ड होम वाले आते हैं और उस लड़की को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। उसकी परवरिश चाइल्ड होम में होती है। माँ बाप का साया सर पर नहीं था। लड़की जैसे जैसे बड़ी होने लगती है उसको कई गलत आदतें घेर लेती हैं। उसको ड्रग्स की आदत लग जाती है। ड्रग्स की बहुत ज़्यादा वो आदी हो जाती है। बिना ड्रग्स लिए उसको नींद नहीं आती। कई बार तो उसके पास ड्रग्स लेने के लिए पैसे भी नहीं होते। ड्रग्स के अपने शौक़ को पूरा करने के लिए वो लड़की जिस्म फरोशी के धंधे में उतर जाती है। अपना जिस्म बेचकर उसको जो पैसे मिलते वह उस पैसे से ड्रग्स खरीद लेती। इस तरह दिन ब दिन समय गुजरता जा रहा था, लेकिन लड़की का अच्छे से गुजारा नहीं हो रहा था। उसको कभी कस्टमर मिल जाते तो कभी कभी उसको कस्टमर नहीं मिलते। ड्रग्स तो दूर की बात, कई 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 दिन तो उसको भूखे ही रहना पड़ता। फिर वह सोचती है कि क्यों ना मैं कहीं पर नौकरी ही कर लूँ। नौकरी भी आसानी से कहाँ मिलती। अच्छी जगह तो उसको नौकरी मिलने से रही, क्योंकि उसके बारे में हर जगह चर्चे हो रहे थे कि वो लड़की ड्रग्स लेती है और उसका चाल चलन भी ठीक नहीं है। इसलिए वह एक नाइट क्लब में जाती है। वहाँ पर वो नौकरी के लिए अनुरोध करती है। नाइट क्लब वाले उसको नौकरी दे देते हैं। यहाँ पर उसका काम क्लब में लोगों को शराब सर्व करना था। काम करते करते कई साल बीत जाते हैं। एक दिन उसकी मुलाकात एक
34 साल के लड़के से होती है जिसका नाम चैन मैन लॉक था। वह लड़कियों का दलाल था जो कि लड़कियों के जिस्म का सौदा करता था और उनके लिए ग्राहक ढूंढ कर लाता था। इसके साथ साथ ही वो ड्रग्स का डीलर भी था। दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। एक दिन वो लड़की उस लड़के के घर जाती है। वहाँ पर वो लड़का उसको सोफ़े पर बैठने के लिए बोलता है और ख़ुद नहाने चला जाता है। जब वह दूसरे कमरे में गया था, जब वो नहाने गया था, तो फैनमैन जी उसके जो पैसे उसके पर्स में पड़े हुए थे वो चुरा लेती है। वो पैसे तकरीबन $5000 थे और उसके बाद वह उस लड़के के नहाकर आने से पहले ही वहाँ से चली जाती है। चैन मैन लॉक जब नहाकर वापस आता है तो वो अपनी पैंट में अपने पर्स को नहीं पाता। अब उसको इस बात का पूरा शक था कि ये काम फैनमैन जी का ही है। वो गुंडा टाइप का लड़का था, उसके पास कई बदमाश थे। वह अपने लोगों को बुलाता है और बोलता है कि उस लड़की को किडनैप करके लेकर यहाँ पर आओ। गुंडे उस लड़की को उठा लेते हैं। लड़का फैनमैन जी को कहता है कि मेरे पैसे वापस दे दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लड़की कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है और ना ही मैंने तुम्हारे घर से पैसे चुराए हैं। ये बात सुनकर लड़का बड़े गुस्से में आ जाता है और वो उस लड़की की अच्छी तरह से पिटाई करवाता है। जब उस लड़की की पिटाई की जाती है तो वो लड़की मान जाती है कि पैसे उसी ने चुराए थे, लेकिन वो कहती है कि मैंने उन पैसों से अपने घर का किराया देना था, वो दे दिया। अब मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। लड़के का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह लड़की को बोलता है कि अगर तुम्हारे पास वापस देने के लिए पैसे नहीं है तो तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए ग्राहक लाऊंगा और जब तक मेरे पैसे जो हैं वो पूरे नहीं हो जाते तब तक तुम्हें मेरे लिए जिस्म फरोशी का काम करना होगा और यहीं पर रहना होगा। इस तरह उस लड़की से कई बार धंधा करवाता है। काफ़ी समय बीत जाता है। लड़की चैन को कहती है कि अब तो तुम्हारे पैसे पूरे हो गए होंगे, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन वह लड़का उस लड़की को छोड़ना नहीं चाहता था। वह अपने गुंडों को जो उसने पाल रखे थे बोलता है कि इस लड़की का रेप करो और इसको बंधक बनाकर रखो। फिर उसके जो गुंडे हैं वो लड़की के साथ दिन में कई बार रेप करते, उसके हाथ पैर बांध कर रखते, रोज़ाना उसको मारते, सिगरेट से जलाते और उसके सर पर ज़ोर ज़ोर से पंच मारते। चैन एक लड़कियों का दलाल था। उसने कई और लड़कियों को भी इस धंधे में फंसाया हुआ था। एक लड़की जिसकी उम्र 14 साल की थी, वही लड़की जो बाद में पुलिस स्टेशन जाकर सारा केस खोलती है, वो लड़की एक दिन चैन के पास जाती है। तो चैन उस लड़की को उसी फ्लैट में लेकर जाता है जहाँ पर उसने फैनमैन जी को कैद करके रखा था। वहाँ का नज़ारा देखकर छोटी बच्ची हैरान रह जाती है। फैनमैन जी को तारों से बांधा हुआ था, उसके शरीर पर अनगिनत चोटें थे, उसको नंगा करके रखा गया था, उसको खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था। 50 लोग जो हैं वहाँ पर बारी बारी से उसको मुक्के मारते थे। ये देखकर वो छोटी बच्ची काफ़ी डर जाती है। चैन के गुंडे उसको बोलते हैं कि तुम भी उस लड़की के सर पर पंच मारो। बच्ची छोटी थी, वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी। तो गुंडे उसको डराते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने उसको नहीं मारा तो हम तुम्हें मारेंगे। बच्ची डर के मारे उस लड़की के सर पर पंच मारती है और वहाँ से चली जाती है। कई दिनों तक फैनमैन जी को इसी तरह से टॉर्चर किया जाता रहा। फिर एक दिन दर्द ना सहते हुए लड़की की मौत हो जाती है। चैन को जैसे ही इस बात का पता चलता है वो अपने गुंडों को बोलता है कि इस लड़की के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दो और उनको अलग अलग जगह में फेंक दो। गुंडे इसी तरह करते हैं। फैनमैन के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसके शरीर के टुकड़ों को शहर में अलग अलग जगह पर फेंक दिया जाता है, लेकिन सर बच जाता है। उनको वो फेंकने से डर रहे थे क्योंकि उनको पता था कि अगर सर की पहचान हो गई तो पुलिस वाले उन तक पहुंच जाएंगे। इसलिए सर को उन्होंने हेलो किटी डॉल के अंदर डाल दिया और फ्लैट में डॉल को रखकर बाहर से ताला लगा देते हैं। फिर इस घटना के तकरीबन 2 महीने बाद वो छोटी सी लड़की पुलिस स्टेशन में जाती है और पुलिस को पूरी दास्तान बयां करती है। वह पुलिस को बताती है कि गुंडों के डर के कारण
मैं पहले तो इस बारे में कोई बात नहीं कर पाई, लेकिन अब मुझसे नहीं रहा जा रहा। फैनमैन जी का भूत मुझसे खुद ही इंसाफ मांगने आ रहा है। लड़की बोलती है कि मुझे उसके साथ किया गया टॉर्चर याद आता है। मैं उसको भूल जाने की काफ़ी कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं भुला नहीं पाती। मैं आपके पास अगर नहीं आती तो मैं पागल हो जाती, इसलिए मैंने आपके पास आकर आपको सब कुछ बताना ही ठीक समझा। अब आप ही उस लड़की को इंसाफ दिलाइए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। पुलिस वाले मामले की अच्छी तरह से जांच करते हैं। मामला कोर्ट में पेश किया जाता है और इस मामले में दोषी जो 3 लोग हैं उनको पकड़ लिया जाता है। कोर्ट तक जब मामला पहुंचता है, कोर्ट में आरोपों को साबित करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि शव के छोटे छोटे टुकड़े किए गए थे और वह टुकड़े भी सड़ चुके थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साबित करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि उस लड़की की हत्या की गई थी और हत्या करने से पहले उसको टॉर्चर किया गया था, क्योंकि उसका शव जो है वो सारा सड़ चुका था। कोई एक आध टुकड़ा ही पुलिस के हत्थे लगा था, बाकी शरीर के जो पार्ट्स हैं वो पुलिस के हत्थे भी नहीं लगे थे। लेकिन कोर्ट ने अच्छी तरह से जब इस मामले की जांच की तो कोर्ट ने कहा कि वो लड़की अपने ज़ख्मों की ताव को ना सह पाई और उसकी मौत हो गई। जो भी इस हत्याकांड में शामिल है उन लोगों को बख्शा नहीं जा सकता, इसलिए कोर्ट आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। और जब उन तीनों लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है तो लोग कोर्ट के फैसले का बहुत विरोध करते हैं। लोग कहते हैं कि इस तरह के अपराधियों को कम से कम मौत की सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन कोर्ट ने उनको सिर्फ उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। ये कहानी अपने समय में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आई थी। इसकी एक वजह ये भी थी कि जब ये केस कोर्ट में चल रहा था, जज के सामने जब सबूत पेश किए जा रहे थे, कोर्ट में बैठे हुए लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे फैनमैन ये भी कोर्ट में ही मौजूद है। यहाँ तक कि जज तक ने कहा कि मुझे यहाँ पर बैठी हुई महिलाओं में उस लड़की का चेहरा नज़र आ रहा है। जब जज ने दोषियों को फांसी की सज़ा ना सुनाकर सिर्फ उम्र कैद की सज़ा सुनाई, उस समय कोर्ट रूम की लाइटें बार बार जलने बुझने लगती हैं। वो फ्लैट यहाँ पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, वहाँ पर भी उस लड़की की आत्मा दिखाई देती थी। जो भी किराएदार उस फ्लैट में रहने आता था वो कुछ दिनों बाद ही वहाँ से भाग जाता था, क्योंकि वो कहता हमें रात को यहाँ पर फैनमैन जी दिखाई देती है। आसपास रहने वाले लोग भी यही कहते कि यहाँ से रात को चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। उसके बाद जिस आदमी का वो फ्लैट था वो उस फ्लैट को गिरवा देता है, पूरे के पूरे अपार्टमेंट को ही वो गिरवा देता है ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि देखिए कितनी अजीब बात है, जब एक लड़की की हत्या हो जाती है और उसकी हत्या का कोई गवाह नहीं था, कोई उस बेचारी अकेली लड़की की पैरवी करने वाला नहीं था, तो वह लड़की खुद ही भूत बनकर एक दूसरी लड़की के सपनों में आती है और अपने लिए इंसाफ की मांग करती है। और वह लड़की पुलिस स्टेशन जाकर उस लड़की को इंसाफ दिलाती है। दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।